नमस्कार। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिस स्तर पर हमने उन्हें बनाया है। आज की दुनिया की जो जटिल चुनौतियां हैं, उन्हें समझने और सुलझाने के लिए शायद हमें एक नई सोच, गहरे सहयोग की जरूरत है। और हाँ, इसी कड़ी में आज हम भारत और जापान के बीच जो हाल में वार्षिक शिखर वार्ता हुई है ना, उस पर और उसके नतीजों पर जरा गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारी ये बातचीत द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। ये इस मुलाकात के अहम पहलुओं को सामने लाता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस समिट की रणनीतिक अहमियत को समझना, मतलब खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समीकरण बदल रहे हैं, चीन की भूमिका, आतंकवाद पर साझा रुख और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर दोनों देशों का नजरिया क्या है, इसे परखना। हाँ, और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। करते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं समिट के सबसे अहम दस्तावेज जॉइंट स्टेटमेंट से। इसका शीर्षक भी काफी महत्वाकांक्षी है, पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हमारी अगली पीढ़ी की सुरक्षा और समृद्धि के लिए साझेदारी। जी। इसमें सबसे पहले जो ध्यान खींचता है वो है चीन का जिक्र। सीधे नाम नहीं लिया, पर इशारा साफ है। बयान कहता है कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में स्टेटस को, मतलब यथास्थिति को, बल या जबरदस्ती से बदलने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध है। ये भाषा तो काफी मजबूत लगती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ शब्द नहीं है। इस भाषा का वजन इसलिए भी है क्योंकि ये चीन की हालिया हरकतों के बाद आई है। याद होगा, जून में ही चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स शेडोंग और लियोनिंग ने जापान के काफी नजदीक समुद्री इलाके में बड़ा अभ्यास किया था। हाँ, जापान ने विरोध भी जताया था उसका। जी हाँ। तो ये बयान महज कोई हवाई बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत पर एक सीधी प्रतिक्रिया है एक तरह से। और एक और बात जो इसे और वजन देती है वो है यूएनसीएलओएस का जिक्र बार बार। यूएनसीएलओएस यानी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। अच्छा। दोनों देश जोर दे रहे हैं कि भाई समुद्र के झगड़े शांति से और अंतर्राष्ट्रीय कानून, खासकर यूएनसीएलओएस के हिसाब से ही सुलझने चाहिए। तो ये सीधे सीधे चीन के दावों को चुनौती है, दक्षिण चीन सागर वाले। हाँ बिल्कुल, और ये फिलीपींस जैसे देशों के स्टैंड को भी मजबूती देता है। वो 2016 का हेग ट्रिब्यूनल का फैसला याद है ना, जिसने चीन की 9 लाइन को खारिज किया था। हाँ, बिल्कुल। भारत और जापान दोनों उस फैसले का लगातार समर्थन करते आए हैं। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि चीन के मुद्दे पर दोनों देशों का तालमेल बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, या शायद कूटनीति की पेचीदगी कहें। ये सख्त बयान तब आया है जब हाल में भारत चीन रिश्तों में थोड़ी नरमी के संकेत मिले थे। वो चीनी विदेश मंत्री दिल्ली आए थे। हाँ, वांग यी की यात्रा। और खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं। तो क्या ये भारत की डबल स्ट्रैटेजी है? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ जापान के साथ मिलकर दबाव। ये बहुत अहम सवाल है, और शायद यही आज की भारतीय विदेश नीति की एक खासियत है, जिसे आप मल्टी अलाइनमेंट या बहुसंरेखण कह सकते हैं। मल्टी अलाइनमेंट। हाँ, मतलब किसी एक पाले में नहीं जाना, अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अलग अलग देशों, अलग अलग ग्रुप्स के साथ रिश्ते बनाना। तो ऐसा लगता है कि भारत चीन को साफ संदेश दे रहा है। क्या संदेश? कि देखो, द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत ठीक है, तनाव कम करने की कोशिश भी ठीक है, लेकिन जब बात रीजनल स्टेबिलिटी की आएगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून की आएगी, हिंद प्रशांत में नियम आधारित व्यवस्था की आएगी, तो भारत अपने जैसे सोचने वाले पार्टनर्स जैसे जापान के साथ खड़ा होगा। इसमें कोई हिचक नहीं होगी। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं है, पर शायद यही आज की जरूरत है। सही कहा। और इसी क्षेत्रीय स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था की बात को आगे बढ़ाएं तो जॉइंट स्टेटमेंट में क्वाड का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हाँ, सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि क्वाड के प्रति कमिटमेंट दोहराया गया है और उसे एक महत्वपूर्ण और स्थायी क्षेत्रीय समूह के तौर पर विकसित होने का स्वागत किया गया है। ये स्थायी शब्द ये नोट करने लायक है। निश्चित रूप से ये स्थायी यानी एंड्योरिंग शब्द का इस्तेमाल महज एक शब्द नहीं, ये एक रणनीतिक सिग्नल है। चीन तो हमेशा से क्वाड को शक की नजर से देखता है। हाँ, उसे लगता है ये उसके खिलाफ घेराबंदी है। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत और जापान का मिलकर क्वाड को स्थायी कहना, ये बीजिंग को साफ संदेश है कि भाई ये कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, ये हिंद प्रशांत के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक अहम और मजबूत होता हिस्सा है। मतलब क्वाड को लेकर सदस्य देश गंभीर हैं। हाँ,
और वो इसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं, चाहे चीन को आपत्ति हो या ना हो। अच्छा, क्वाड तो हो गई बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर, लेकिन जमीनी स्तर पर आतंकवाद का खतरा भी है, जो दोनों देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इसका जिक्र भी बयान में प्रमुखता से है, खासकर वो पहलगाम हमला 22 अप्रैल वाला। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो हुआ, जिसमें 26 जानें गईं, उसकी कड़ी निंदा की गई है। और ये निंदा सिर्फ औपचारिक नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जाए। ये भाषा बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की तरफ इशारा है, बिना नाम लिए कह सकते हैं। और आगे बढ़कर बयान में यूएन लिस्टेड आतंकी गुटों का नाम लिया गया है, अल-कायदा, आइसिस और खास तौर पर LT यानी लश्कर तैयबा और JM यानी जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स और उनके प्रॉक्सी। इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान है। लश्कर और जैश का नाम लेना, ये तो भारत की चिंताओं को जापान का सीधा समर्थन हुआ। मुंबई हमला, पुलवामा हमला। बिल्कुल। और ये सिर्फ कार्रवाई के आह्वान तक नहीं रुका है। बयान में आतंकवादियों के सेफ हेवन्स यानी सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करने की बात है। अच्छा। उनके फाइनेंसिंग चैनल्स मतलब पैसों के स्रोतों को बंद करने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से उनके कनेक्शंस तोड़ने की बात है और उनकी सीमा पार आवाजाही रोकने जैसे ठोस कदमों पर जोर है। ये सब बातें भारत काफी समय से उठा रहा है। और अब जापान का इस पर सहमत होना महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। और ये भी याद रखना होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा था। हाँ जी। तो इस बैकग्राउंड में जापान का इस तरह खुलकर भारत के साथ खड़ा होना ये दिखाता है कि आतंकवाद पर दोनों देशों का रणनीतिक तालमेल कितना बढ़ गया है। इसके अलावा एक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा भी हुई है। इसमें दिलचस्प ये है कि दोनों देश अब आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय मंचों पर भी मिलकर काम करेंगे, मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी। हाँ, और साथ ही यूएन में वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन यानी CCIT को जल्द अपनाने की कोशिशें तेज करने का भी संकल्प है। ये भारत की बहुत पुरानी मांग रही है। तो मतलब आतंकवाद के खिलाफ अब बयानों से आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशनल और मल्टीलैटरल कॉपरेशन को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। ये तो वाकई एक अहम प्रगति है। जी। अच्छा, अब एक और मुद्दे पर आते हैं जो एशिया की शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है, उत्तर कोरिया। शिखर वार्ता में इस पर क्या बात हुई? उत्तर कोरिया पर भी दोनों नेताओं का रुख काफी कड़ा रहा। बयान में नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले जो परीक्षण हैं, जो अस्थिरता फैलाते हैं, हाँ, वो तो लगातार करते रहते हैं, और साथ ही UNSC रेजोल्यूशन का उल्लंघन करके जो वो परमाणु हथियार बनाने में लगे हैं, उसकी भी कड़ी निंदा की गई है। दोनों देशों ने UNSC प्रस्तावों के मुताबिक उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी कमिटमेंट दोहराई और बातचीत के लिए कहा। हाँ, प्योंगयांग से बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया। लेकिन इसमें जो बात ज्यादा ध्यान खींचती है वो है परमाणु और मिसाइल तकनीक के प्रसार पर चिंता। प्रसार मतलब? प्रोलिफरेशन। हाँ। बयान साफ कहता है कि उत्तर कोरिया से और उत्तर कोरिया को ऐसी टेक्नोलॉजी का फैलना एक गंभीर खतरा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आजकल खबरें आ रही हैं कि रूस शायद यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ओह, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। और इसी के साथ बयान में सभी UN सदस्य देशों से अपील की गई है कि वो UNSC प्रस्तावों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करें, जिसमें हथियारों का ट्रांसफर भी शामिल है। हाँ, हर तरह के हथियार और संबंधित सामग्री के उत्तर कोरिया से या उसको ट्रांसफर पर पूरा बैन। देखिए, रूस और उत्तर कोरिया के नजदीकियां बढ़ रही हैं। पुतिन की प्योंगयांग यात्रा हुई। चीन में शायद कोई मिलिट्री परेड हो जिसमें पुतिन, किम जोंग उन, शी जिनपिंग तीनों हों। ये एक नया जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहा है। और भारत के लिए मुश्किल है क्योंकि रूस तो हमारा पुराना स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए एक जटिल कूटनीतिक चुनौती है और ऐसे में जापान के साथ इस मुद्दे पर सहमति जताना ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वाकई ये मामला काफी उलझा हुआ है। अच्छा, रूस का जिक्र आया तो रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या साझा नजरिया सामने आया भारत और जापान का? रूस यूक्रेन युद्ध पर बयान थोड़ा संतुलित है। उसमें कहा गया है कि UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर एक न्यायसंगत और स्थायी शांति लाने के लिए अमेरिका समेत कई देश जो डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रहे हैं, उनका स्वागत है। तो सीधी आलोचना नहीं है रूस की? नहीं, सीधी आलोचना नहीं है, लेकिन UN चार्टर और इंटरनेशनल लॉ पर जोर देना ये अपने आप में एक मैसेज है। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर भारत और जापान
शायद अपने अपने राष्ट्रीय हितों और रूस के साथ रिश्तों को देखते हुए एक सधा हुआ स्टैंड ले रहे हैं। फोकस टकराव पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और शांतिपूर्ण समाधान पर है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 दिन की जापान यात्रा 29-30 अगस्त और जापानी प्रधानमंत्री इशिवा के साथ उनकी लंबी बैठक, इसका नतीजा एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट है जो भविष्य की साझेदारी की रूपरेखा तय कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि भारत और जापान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, व्यापक और मुखर हो रही है। हाँ, ये साफ दिख रहा है। ये सिर्फ बायलेटरल रिश्ते की बात नहीं रही अब। ये हिंद प्रशांत की स्टेबिलिटी, नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने और टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जैसी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी, एक एक्सिस बन रही है। और जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समिट और इसका जॉइंट स्टेटमेंट कई टॉपिक्स के लिए गोल्ड माइन जैसा है। हाँ जी। आईआर में इंडिया जापान रिश्ते, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड की भूमिका, सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो इंडो पैसिफिक की चुनौतियां, चाइना फैक्टर, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और तो और भारत की विदेश नीति कैसे इवॉल्व हो रही है, ये मल्टी अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझने के लिए भी ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही कहा। और बयान में जो खास भाषा इस्तेमाल हुई है, जैसे UNCLOS का जिक्र, आतंकी गुटों के नाम, स्थायी क्वाड, ये सब मेंस के आंसर्स में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े कैनवस पर देखें तो ये समिट एशिया और दुनिया में पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है उसकी तरफ भी इशारा करता है। ये दिखाता है कि कैसे भारत और जापान जैसे देश जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं, हाँ ये जरूरी है, वो कैसे कॉमन वैल्यूज और कॉमन चिंताओं के आधार पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ताकि एक स्थिर और कानून पर आधारित ग्लोबल ऑर्डर बना रहे। ये सिर्फ चीन की चुनौती का जवाब भर नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव एजेंडा भी है, सुरक्षा का, समृद्धि का और नियम आधारित व्यवस्था का। हमें उम्मीद है कि इस विषय पर यह गहन पड़ताल श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। जैसे जैसे भारत और जापान अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रीजनल और ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ आ रहे हैं, तो एशिया का फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा? सोचने वाली बात है। क्या हम नए, ज्यादा लचीले, मुद्दा आधारित गठबंधन देखेंगे जैसे क्वाड, या फिर जो मौजूदा मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं उन्हीं में सुधार होगा, वो फिर से मजबूत होंगी? भविष्य शायद इन दोनों के किसी मिश्रण में हो। इस पे सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और अहम विषय पर गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार।